जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी टीजीटी टेप प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हम देख चुके थे प्रैक्टिस सेट 5। प्रैक्टिस नंबर 6 है। पहला प्रश्न दिया है कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। तो जयपुरी एक राजस्थानी भाषा है, ये हम सब लोग जानते हैं। यह हिंदी की उपभाषा की एक बोली है। इसका स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है। यह जयपुर, करौली और डिंग, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसमें आपका बी विकल्प होगा, ब्रज भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। तो यहाँ घोष की बात है, तो प्रश्न नंबर 3 का डी विकल्प होगा, गौ। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। तो इसमें मात्र एक गौ और क का तीसरा, क वर्ग का प्रत्येक वर्ग का यहाँ पे क्या है, तीसरा वर्ण है गौ, जो घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो इसमें सी विकल्प होगा, ये स्वर का वर्गीकरण नहीं दिया है, यानी डी होगा, द्वित्व नहीं होता है। संयुक्त तो होते हैं, द्वित्व नहीं होता है। ह्रस्व होता है, प्लुत होता है, संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर में ए आई ओ औ आते हैं। बाकी ह्रस्व में अ, ई, उ और ई आते हैं। प्लुत स्वर में ओम आता है, यानी द्वित्व नहीं आता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं। तो उनको हम गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की थी। तो इसमें आपका प्रश्न नंबर 6 का बी विकल्प होगा, 1925 से 1950। यहाँ दिया है आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा। तो आधुनिक गद्य साहित्य का उत्थान माना जाता है 1925 से 1950 की अवधि तक। प्रथम उत्थान, यानी बी विकल्प आपका सही होगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। तो प्रश्न नंबर 7 के हैं बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। इनमें अलग अलग ग्रंथ यहाँ पे दिया है। नामवर सिंह है, तो नामवर सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ इनका है। हिंदी साहित्य की आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। सुमन राजे हैं, ये हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। प्रश्न नंबर 8 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय सीमा है। तो आदिकाल का समय सीमा विकल्प ये है, 1050 से 1375 तक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 9 दिया है, निम्न में से कौन सा लेखक
कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद बोत्सायन, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। तो इसमें हैं आपके बी विकल्प, सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे जी जीवनी के लेखक नहीं हैं। अब यहाँ पे हैं रामविलास शर्मा मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज। और रामविलास शर्मा है निराला की साहित्य साधना लिखे हैं। अमृत राय कलम का सिपाही जो प्रेमचंद पर लिखी गई है। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा शरद चंद्र पर लेखनी की है। शरद चंद्र की जीवनी है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद के द्वारा अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही। प्रश्न नंबर 10 है, जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है? तो इसका है प्रश्न नंबर 10 का बी है शरद जोशी की। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी एक हास्य व्यंग रचना है। शरद जोशी की अन्य हास्य व्यंग रचना इस प्रकार है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे यथासंभव और यंत्र तंत्र सर्वत्र और तिलिस्म इनकी अन्य हास्य व्यंग रचनाएं हैं। तथैव का संधि विच्छेद होगा, तो तथैव का संधि विच्छेद होगा ये विकल्प तथा धन एव, यानी यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। आ और ए मिलकर के ऐ बनते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा। तो प्रश्न नंबर 12 का सी विकल्प होगा अति धन आचार। यहाँ क्या है? तो ये अति धन आचार है। यह यण संधि का उदाहरण है। इसमें जब ई ऊ के और री के आगे कोई भिन्न स्वर जब आता है तो क्या हो जाता है? ई का य और ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। तो यण संधि के उदाहरण है। मृगनयन में समास है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो प्रश्न नंबर 13 का आपका बी होगा कर्मधारय समास। मृग नयन यानी मृग के समान नयन अर्थात में इसमें कर्मधारय समास है। इसका कर्मधारय समास का जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय यानी विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होगा। किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन नहीं होगा। आदमी जैसा दिखाना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। तो आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर होगा सी अच्छा व्यवहार सीखना को ही हम कहते हैं कि अब ये आदमी बन गया है। अच्छा व्यवहार सीखना। अगर जिसका प्रतीक अपने मामा के यहाँ रहकर आदमी बन गया, यानी उसकी आचरण में सुधार होना, मनुष्यता की तरह व्यवहार करना। यहाँ दिया प्रश्न नंबर 16 आँख खोलना मुहावरे का सही अर्थ होगा। आँख खोलना मुहावरे का सही अर्थ होगा। प्रश्न नंबर 16 का ये विकल्प सही होगा ज्ञान होना। प्रश्न नंबर 17 है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक का
की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है। फिर से सुन लीजिए, ऐतिहासिक नाटक रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने किसकी रचना की है? अमर सिंह राठौर, संयुक्ता स्वयंवर, महाराणा प्रताप या नील देवी। तो प्रश्न नंबर 17 का आपका उत्तर होगा वी विकल्प, संयुक्ता स्वयंवर। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। प्रश्न नंबर 18, इनमें से तारसप्तक का कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 18 का सी विकल्प होगा शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, यानी रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और भारत भूषण अग्रवाल ये तारसप्तक के कवि हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसम हिंसम न भवती। तो बाकी इसमें सारी उनकी रचनाएं हैं। ये भी भारत हरण उनकी रचना नहीं है। ये रचना है देवकी नंदन त्रिपाठी की कृति है। प्रश्न नंबर 20 है, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है या राजनीतिक व्यंग है? तो जोंक की बात है, तो जोंक से तो ये प्रतीत होता है कि एक प्रकार का ये व्यंग रचना है, लेकिन अब कौन सी व्यंग रचना है? तो यह एक है सामाजिक व्यंग रचना। इस एकांकी में निर्लज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया गया है। जोंक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। दा धन रउल रूप कौन सा रूप बनेगा? यानी एक तरह से संस्कृत प्रत्यय है। अब इसकी युग से क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा दायक। तो दायक किस में दिया गया है? तो सी विकल्प में दिया गया है। प्रश्न नंबर 22, किमीव ही मधुराणाम मंडनम नाकृत नाम किसने किसके लिए कहा है? प्रश्न नंबर 22 का वी विकल्प होगा दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा है। किमीव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम किसने कहा? दुष्यंत ने कहा शकुंतला के लिए। मोदय रूप होगा यानी इसका रूप अलग अलग लकार पुरुष और वचन में कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 23 का ये विकल्प होगा मोदय का होगा मुद। क्या होगा? मुद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। अग्निराजते का संधि विच्छेद होगा। अग्निराजते का संधि विच्छेद होगा अग्निर्धनराजते, अर्थात वी ये विकल्प होगा अग्निर्धनराजते। यहाँ रेफ का लोप होने पर पूर्ण स्वर का दीर्घ हो जाता है। चलिए अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। हर एक वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट के यानी एक प्रैक्टिस सेट के 3 वीडियो बनते हैं।
40-40 करके बनते हैं। प्रश्न 100 होते हैं, 125 का है सेट, तो इसमें से आपको 40 और 40 80, बाकी शेष आपके बच जाते हैं जो तीसरे सेट में, यानी 145 प्रश्नों के 3 सेट में बनाए जाते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो सके। अब यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम, दमयंती उत्तर रामचरितम, सुदक्षिणा रघुवंशम, वसंत सेना मृच्छकटिकम। तो यहाँ युग्म अशुद्ध है, तो प्रश्न नंबर 25 का वी विकल्प जो है दमयंती उत्तर रामचरितम, ये क्या है? अशुद्ध है, सुमेलित नहीं है। दमयंती है, नैषधीय चरितम का है, नैषधीय चरितम। यह क्या है? नैषधीय चरितम में नायक है नल और ये दमयंती है उसकी नायिका। बाकी सही हैं। शकुंतलम अभिज्ञान शकुंतलम में है शकुंतला का, सुदक्षिणा रघुवंशम में है और वसंत सेना मृच्छकटिकम में है। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन हैं? तो देहाती दुनिया के रचनाकार हैं शिव पूजन सहाय। सी विकल्प आपका सही होगा। इसकी भाषा, यह रचना भाषा का जादूगर नाम से विख्यात है। मतलब देहाती दुनिया को भाषा का जादूगर नाम से जाना जाता है। गोदान उपन्यास है, यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी है, यथार्थोन्मुखी, आदर्शवादी है। अब इसमें से दिया गया है 27 का आपका बी होगा, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। इसमें क्या हो गया? गोदान जो है रचना में अंग्रेज राज में जो कृषकों की त्रासदी का चित्रण किया गया है, यानी किसानों का जो दुर्दशा है उसका वर्णन किया गया है। नूतन ब्रह्मचारी है, क्या है? नाटक है, कहानी है या उपन्यास है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 28 का वी विकल्प आपका होगा, यह एक प्रकार का उपन्यास है। इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। अन्य उपन्यास जो इनके हैं 100 अजान, एक सुजान एवं रहस्य हैं। यानी बालकृष्ण भट्ट का दूसरा है 100 अजान, एक सुजान और रहस्य। 84 वैश्रवण की वार्ता के लेखक हैं। तो 84 वैश्रवण की वार्ता के लेखक हैं, सी विकल्प है गोकुल दास जी हैं। 200 एक और रचना है 252 वैश्रवण की वार्ता और 84 वैश्रवण की वार्ता के प्रसिद्ध लेखक, दोनों के लेखक कौन हैं? तो गोकुल दास जी हैं। 252 वैश्रवण की वार्ता में आचार्य विट्ठलनाथ के शिष्यों की जीवन परिचय दिया गया। हमें याद ये सभी समझना है कि 252 वैश्रवण में जो विट्ठलनाथ जी हैं उनके शिष्यों का वर्णन किया गया, जबकि 84 वैश्रवण जो वार्ता है उसमें बाल्भाचार्य के शिष्यों के जीवन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, सचिव वैद गुरु तीन, ज्यों प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन, कर होहि वेगहि नाश। उपयुक्त दोहा रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड या लंका कांड? तो प्रश्न नंबर 30 का उत्तर होगा सी विकल्प, ये सुंदरकांड से लिया गया है। इसमें 7 कांड होते हैं, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड, यानी 7 कांड पाए जाते हैं। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? निर्गुण का संत काव्यधारा, प्रेमाश्रय काव्यधारा या राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा?
तो प्रश्न नंबर 31 का उत्तर होगा सी, राम भक्ति काव्यधारा की कवि हैं स्वामी अग्रदास जी। इनकी रचना है रसिक संप्रदाय है। रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। कौन सी संप्रदाय की संस्थापक रहे? तो इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया अष्टयाम या रामाष्टयाम आदि इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अष्टयाम या उसको कहा गया जाता है रामाष्टयाम। प्रश्न नंबर 32 है, तुलसी ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने की हेतु लिखी थी? तो ये है हनुमान बाँव। प्रश्न नंबर 32 का आपका सॉरी ये कष्ट के लिए इन्होंने रचना की थी। देख लेते हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना की थी? विनय पत्रिका। कलिकाल यानी कलयुग के स्वामी कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु विनय पत्रिका की रचना की थी। विनय पत्रिका में संकलित लगभग कितने हैं? 279 पद ब्रज भाषा में लिखित हैं। विनय पत्रिका एक गीत काव्य है, याद रखना है। यह क्या है? गीत काव्य है। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती है कुतुबन की रचना है। बी विकल्प है। अन्य रचनाकार जो हैं उस्मान हैं चित्रावली। उस्मान ने चित्रावली लिखी थी। मंझन ने मधुमालती लिखी है। जायसी ने पद्मावत लिखी है। प्रश्न नंबर 34 है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया हैं? यानी नाम धातु क्रिया है, प्रणार्थक क्रिया है, यौगिक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? तो प्रश्न नंबर 34 का ये विकल्प होगा नाम धातु क्रिया है। यानी हाथ से हथियाना हुआ है, चिकना से चिकनाना हो आदि जो है नाम धातु क्रियाएं हैं। संज्ञा विशेषण से बनने वाली धातु क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। यहाँ हाथ एवं चिकना संज्ञा एवं विशेषण है। प्रश्न नंबर दिया है 35। प्रश्न नंबर 35 का आपका दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सेना है, मणि है, धरती है या कुटुंब है? तो यहाँ पुल्लिंग की बात हुई है, तो प्रश्न नंबर 35 का आपका उत्तर होगा कुटुंब, यानी डी विकल्प सही है। वेल शब्द का बहुवचन शब्द बनाइए। वेल शब्द का बहुवचन शब्द बनाइए। तो वेल शब्द का बहुवचन होता है वेलें, यानी वी विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 37 दिया, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। दुष्कर, पुष्कर या दुर्जय या दुराग्रह? तो प्रश्न नंबर 37 का उत्तर होगा ए, क्या है? दुष्कर यानी करना बहुत कठिन है। दुर्जय यानी जिस पर विजय न प्राप्त हो। दुराग्रह, दुर्धन आग्रह। पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पौराणिक बनता है, पौराणिक बनता है, यानी इसमें कौन सा है? सभी शब्द दिए गए हैं, ये कई तरह के हैं। आपका प्रश्न नंबर 38 का उत्तर होगा ये विकल्प, क्या होता है? पौराणिक होता है। एक क्या है? प्रत्यय शब्द से है, मूल शब्द इसका पौराणिक है। हानि का विलोम शब्द क्या होता है?
लाभ होता है। ये तो बहुत आसान ही है। प्रश्न नंबर 40 दिया है, अप्रवासी की यात्रा नामक कृति की रचनाकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र हैं, अभिमन्यु अनंत हैं, धर्मवीर भारती हैं या कन्हैया लाल नंद हैं। तो प्रश्न नंबर 40 का ये होगा डॉक्टर नागेंद्र। अप्रवासी की यात्राएं तंत्रालोक से यंत्रालोक तक इनकी अन्य एक यात्रा वृत्ति है। माने दूसरा है तंत्रालोक से यंत्रालोक, इनकी दूसरी यात्रा वृत्ति है। जबकि कन्हैया लाल का भारतीय लाल गुलाबी चेहरा, धरती लाल गुलाबी चेहरा और धर्मवीर भारती की यादें यूरोप की यात्रा, चक्र, ठेले पर हिमालय आदि यात्रा वृत्तांत हैं। आगे दिया है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के अगली वीडियो में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।